ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 21 कला की शक्ति लोक मंगल में लग जाए। शिक्षा की भांति ही कला का प्रभाव मानव मन पर पड़ता है। उसमें भावनाएं, संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने एवं अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता भरी पड़ी है। संगीत, गायन, अभिनय, चित्र, साहित्य, कविता आदि के माध्यम से कला विकसित होती है। इसमें मनोरंजन, सौंदर्य प्रवाह, उल्लास, न जाने क्या क्या तत्व भरे पड़े हैं जो मानव मन को सम्मोहित कर बदलने पलटने में अत्यधिक समर्थ सिद्ध होते हैं। कलाकारों ने राष्ट्रों और संस्कृतियों को उठाया और गिराया है। कला अमृत भी है और विष भी। वह अपने जमाने के व्यक्ति और समाज को पतन के गर्त में भी डुबो सकती है और उत्थान के शिखर पर भी पहुंचा सकती है। शिक्षा से भी कला में अधिक सामर्थ्य है। शिक्षा का प्रभाव वर्षों में दिख पड़ता है, पर कला अपना जादू तत्काल दिखाती है और व्यक्ति को बदलने में लोहा पिघलाकर पानी बहा देने वाली भट्टी की तरह मनुष्य की मनोवृत्ति में भारी रूपांतर प्रस्तुत करती है। रचनात्मक कार्यों में दूसरा मोर्चा कला का है। कला की जितनी दुर्गति इन दिनों हुई है, इतिहास साक्षी है कि पृथ्वी की स्थापना से लेकर आज तक वैसी कभी नहीं हुई। साहित्य के आधार पर किसी समय के समाज, संस्कृति तथा मनोभूमि का मूल्यांकन किया जाता है, आज विचित्र परिस्थिति में पड़ा हुआ है। प्रेस जो छापता है, बुक सेलर जो बेचते हैं, पाठक जो पढ़ते हैं, इसका विवरण इस प्रकार है। कामुकता भड़काने वाले उपन्यास 48%, मनोरंजन 8%, अंधविश्वास तथा सांप्रदायिक प्रतिपादन 9%, राजनीति 3%, समाज 3%, अध्यात्म धर्म दर्शन 2%, जीवन निर्माण 1%, स्कूली शिक्षा 26%। यह आंकड़े बताते हैं कि हमारे साहित्यकार, कवि, प्रकाशक, मुद्रक, पुस्तक विक्रेता मिलजुल कर क्या वस्तु समाज को दे रहे हैं। साहित्य बौद्धिक अन्न है। उसे पचाकर ही जनमानस का सृजन होता है। शिक्षितों की सार्वजनिक मनोभूमि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसमें क्या बोया और क्या उगाया जा रहा है। फल भी बीज के अनुरूप ही हो सकते हैं। प्रेरक साहित्य जनमानस को हिलाकर रख सकता है। सुधारात्मक और सृजनात्मक साहित्य ने युगांतकारी सामाजिक कायाकल्प प्रस्तुत किए हैं। अति प्राचीन काल में शास्त्रों से क्रांतियां होती थी। आज साहित्य की शक्ति से युग बदलते हैं। रूसो के प्रतिपादित प्रजातंत्र सिद्धांत और कार्ल मार्क्स के प्रतिपादित साम्यवाद सिद्धांत ने आज संसार की
83% प्रजा के मस्तिष्कों पर अपना शासन जमाया हुआ है। और भी अधिक खुलासा करना हो तो यों कहा जा सकता है कि यह रूसो और मार्क्स ही असली मानी में विश्व की शासन व्यवस्था चला रहे हैं। साहित्य की शक्ति अपार है। उसे प्रयुक्त करके साम्यवाद के प्रयोक्ताओं ने लगभग आधी दुनिया को उसी ढांचे में ढाल दिया जिसमें कि वे चाहते हैं। हम इस साहित्य की महाशक्ति को कूहड़ कामुकता भड़काने, भौंडे मनोरंजन में उलझाने और बुद्धि भ्रम फैलाने में प्रयुक्त कर रहे हैं। स्कूली साहित्य की जानकारी मात्र मान लें तो सृजनात्मक और प्रेरक साहित्य केवल 6% रह जाता है, जिसे मूल पूंजी की तुलना में बैंक ब्याज की बराबर ही माना जाना चाहिए। बौद्धिक खुराक इतनी कम हो तो जनमानस में प्रेरणात्मक उमंगे उठने की कैसे आशा की जाए। कवित्व, संगीत, वाद्य, अभिनय का एक वर्ग है। कला के यह जादू भरे चारों पाए हमें न जाने कहां उड़ाए लिए जा रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले, पुस्तकों में छपने वाली और वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप में गाई जाने वाली कविता का स्तर और भी दयनीय है। कामुकता, 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 श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। हर दिशा में कविता यही सब गुंजार रही है। दिल के मरीज, आंखों के घायल, बुलबुल, परवाने, मजनू, दीवाने, यही वह धुरी है जिसके आसपास आज की कविता चक्कर काट रही है। बेचारे प्रेम की आत्मा कोस रही है कि मेरे नाम पर कवि नामधारियों में वासना की उच्छृंखलता एवं विषाक्त वारुणी को किस चतुराई से लाकर प्रतिष्ठापित कर दिया और प्रेम का तत्व ज्ञान लगता है इस दुनिया में से उठ ही जाएगा। जब उसे समझने समझाने की कहीं जरूरत ही न समझी जाएगी तो वह बेचारा इस बहशी दुनिया में जीकर करेगा भी क्या। सिनेमा इस युग में एक नए जादू की तरह आया है। उसने कोमल भावना वाले उदीयमान नव युवकों को अपने सम्मोहन पाश में कसकर जकड़ा है। यह सस्ता मनोरंजन जन साधारण को अच्छा लगा है और एक प्रकार से सर्वत्र उसका स्वागत हुआ है। संगीत सम्मेलन, कवि सम्मेलन, अभिनय, नृत्य, नाटक आदि के क्षेत्र सिकुड़ते सिकुड़ते मरणासन्न होते जा रहे हैं। सबकी आत्मा धीरे धीरे सिनेमा में समाती चली जा रही है। विज्ञान का यह जादू मनमानस पर सीधा प्रभाव डाल रहा है और उसकी गहरी छाप पड़ रही है। कला की चर्चा करनी हो तो अब सिनेमा को प्रमुख स्थान देना पड़ेगा। यह सिनेमा यदि आदर्शवादिता, उत्कृष्टता, समाज निर्माण, समस्याओं के हल एवं विश्व शांति की ओर उन्मुख रहा होता तो स्वस्थ मनोरंजन के साथ लोक मंगल की आशाजनक संभावनाएं प्रस्तुत कर सकता था। पर मरे को मारे शाह मदार वाला दुर्भाग्य यहाँ भी आ विराजा। 1000 वर्ष की पराधीन, पिछड़ी और पथ भ्रष्ट कौम को स्वस्थ मार्गदर्शन देने की अपेक्षा सिनेमा उल्टी दिशा में ही घसीटने लग पड़ा। अपनी फिल्मों में जो कथानक, अभिनय, गायन, नृत्य होते हैं उनमें प्रेरक प्रसंग तो यदा कदा ही दिखाई देंगे। अधिकतर कामुकता, अश्लीलता, उग्रता, उच्छृंखलता
एवं पशु प्रवृत्ति को भड़काने वाले प्रसंग ही मिलेंगे। इन्हें रुचि पूर्वक देखने वाली जनता किधर चल रही है उसे सहज ही परखा जा सकता है। सर्वसाधारण में, विशेषतया नवयुवक नवयुवतियों में जो चर्चा न करने योग्य दुष्प्रवृत्तियां आंधी तूफान की तरह पनप रही हैं और जिनकी प्रतिक्रिया अगले दिनों प्रचुर मात्रा में घटित होने वाली है, अवांछनीय घटनाओं के रूप में सामने आ रही है, उसे हमारा एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। रेडियो दिन भर सिनेमा के गीत गाता है। हम सब उन्हीं को गुनगुनाते लाउड स्पीकरों से यही सब सुनाई पड़ता है। सिनेमा संगीत ही वस्तुतः आज का युग गायन है। अब ठुमरी, कजली, भैरवी, कव्वाली तो गुजरे जमाने की चीजें हो गई। कवि सम्मेलन, कविता पुस्तकें तो एक कोने में पड़ी यदा कदा देखने में आने वाली चीजें हैं। पत्र पत्रिकाओं ने भी अब नया ढंग इस झंझट से पीछा छुड़ाने का आरंभ कर दिया है। कुछ दिन पहले तक तुकांत कविताएं छपती थी जो गाई बजाई गुनगुनाई जा सकती थी, पर अब अतुकांत कविताओं का फैशन चल पड़ा है जिन्हें न लिखने वाला समझता है और न पढ़ने वाला। गायन के प्रयोजन से तो उनका पल्ला छूट ही जाता है। नाटक मर चले, नृत्य अभिनय वारांगनाओं के पल्ले बंध गए। कला का महत्वपूर्ण क्षेत्र गायन, संगीत, वाद्य, अभिनय के साथ जुड़ा हुआ था और उसके द्वारा स्वस्थ मनोरंजन के साथ लोक रुचि को परिष्कृत करने में भारी योगदान मिलता था। पर अब तो लगता है गंगा उल्टी बहेगी और सूरज उल्टा घूमेगा। कला जैसी मानव अंतःकरण की अभिव्यंजना जब इस प्रकार अधपतित होती चली जाएगी तो मानवीय आदर्शों का प्रवाह भी पतनोन्मुख होने से क्यों रुकेगा। कला के चित्र पक्ष की भी यह दुर्दशा है। अघड़ देवी देवताओं के अतिरिक्त 90% चित्र अर्धनग्न, फूहड़, भावभंगिमा भरे कामुक और अश्लील चित्र रमणी और रूपसी के रूप में नारी को चित्रित करने वाले ही मिलेंगे। वेश्याएं जैसे हाव भाव लंपटों को फुसलाने के लिए बनाती हैं, लगभग उसी स्तर की तस्वीरों से बाजार पटा पड़ा है। कला और सुसज्जा के नाम पर यदि एकमात्र आधार यह कुत्सा ही रह गई हो तो बात दूसरी है, अन्यथा सौंदर्य के अगणित आधार चित्रकला की मार्मिकता विकसित करने के लिए अभी जीवित है। सब और से मन हटाकर केवल नारी के शील पर आंच लाने वाले और उसके प्रति कुदृष्टि भड़काने वाले चित्रों का चित्रण, प्रकाशन, मुद्रण और विक्रय की दुर्भिसंधि से क्या कुछ बनने वाला है। लोगों के भीतर बैठे हुए असुर की तृप्ति करके इस प्रकाशन से पैसे बटोरने के साथ यह भी सोचना चाहिए कि इस कला की दुर्गति का परिणाम हमारी संस्कृति और नैतिकता को कितना महंगा पड़ेगा। सुरुचि और शालीनता का तकाजा है कि नारी की पवित्रता और उत्कृष्टता को बनाए रखा जाए, उसे माता, भगिनी और बेटी के रूप में ही चित्रित किया जाए। रमणी और कामिनी का भी उसका रूप हो सकता है, पर उसकी सीमा दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसका सार्वजनिक प्रदर्शन तो वेश्या ही कर सकती हैं। हमारे लिए यह अनुचित होगा कि हम अपनी माता, भगिनी और पुत्री को ऐसा चित्रण करें
जो कुत्साएं, भड़काएं और कुमति उत्पन्न करें। कला के लिए अगणित क्षेत्र खुले पड़े हैं। इनमें से अनेक तो ऐसे हैं जो पशु को मनुष्य और मनुष्य को देवता बना सकने में समर्थ हो सकते हैं। क्यों न चित्रकला इस कुत्सा को छोड़कर 99% विश्व में फैले पड़े सुरुचि पूर्ण सौंदर्य को चित्रित करके अपने स्तर को ऊंचा न रखें। हम जानते हैं कि लोगों की दाढ़ में वह चस्का लग गया है जो जनमानस की दुर्बलता से लाभ उठाकर अपनी तिजोरियां जल्दी जल्दी भर ली जाएं। लोगों का, समाज का अहित होता है तो हो। इसी प्रकार लोक रुचि के निकृष्ट तत्व अपनी कुत्सा की तृप्ति जहां देखते हैं वहीं गंदगी पर भिनकने वाली मक्खी की तरह टूट पड़ते हैं और यह नहीं देखते कि हम पैसा और समय खर्च करके राजी खुशी उस विष को खरीद रहे हैं जो उनके लिए नैतिक, पारिवारिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। पर इस अज्ञान अंधकार की जोड़ी पर कुड़ मुड़ाते रहने से काम क्या चलने वाला है। हमें बुरी वस्तु की तुलना में अच्छी वस्तु रखकर लोगों की विवेक बुद्धि को यह अवसर देना चाहिए कि वे दो में से एक को चुन सकें। जब एक ही प्रवाह है, एक ही हवा है, तो उसमें भले बुरे सभी बहेंगे। बुरे के मुकाबले में अच्छे की प्रतिद्वंदिता का ही मार्ग शेष रह जाता है। और सरकार में कुछ दम होता तो कलम के एक झटके में यह सारी खुराफातें बंद हो सकती थी। बैंक की तरह कला का भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था और शिक्षा तथा कला को लोक निर्माण की दिशा में प्रयुक्त किया जा सकता था। पर अभी ऐसी आशा करना व्यर्थ है। हमें जन स्तर पर ही शिक्षा की भांति कला का भी निखरा रूप जनसाधारण के सामने रखना होगा। सरकारी स्तर पर न सही, जनता के विवेक का स्तर अभी शेष है। हमें उसी को जगाना और प्रयुक्त करना है। कला कुत्सा के लिए नहीं का नारा लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सुरुचिपूर्ण कला को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करेंगे। ऐसा सुगठित साहित्य तंत्र खड़ा किया जाना चाहिए जो व्यक्ति और समाज की मूलभूत समस्याओं के समाधान की सामग्री हर दृष्टि से प्रस्तुत करें। निबंध, कविता, कथा, विवेचना, परिहास आदि विभिन्न स्तरों की विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों की आवश्यकता पूरा करने वाला साहित्यकारों एवं कवियों का सहयोग भी मिल सकता है। अपने नाम को कलंकित करके 1 रुपया कमाने की अपेक्षा अपना सम्मान पीछे के लिए छोड़ जाने वाले 8 आने लेकर भी शायद वे काम चला लें। ऐसा साहित्य प्रकाशित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी वस्तुएं पढ़ने के लिए लोक रुचि जागृत करनी पड़ेगी तथा वे सर्वत्र उपलब्ध हो सके ऐसा प्रबंध करना होगा। कुरुचि ने ऐसे साहित्य के प्रति सर्वत्र उपेक्षा एवं अवज्ञा के भाव उत्पन्न कर दिए हैं। इसलिए न तो वैसी चीजें लेखक लिखते हैं, न प्रकाशक छापते हैं और न विक्रेता बेचते हैं, क्योंकि बिक्री कम होने से उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता। हमें साहित्यकारों को ही इधर आमंत्रित नहीं करना होगा, वरन प्रकाशन और विक्रय के लिए भी एक स्वतंत्र संगठन खड़ा करना होगा। लोकमानस को आदर्शवादिता की ओर मोड़ने के लिए यह व्यवस्था जुटानी नितांत आवश्यक है, भले ही वह कितनी की कष्ट साध्य एवं जटिल क्यों न हो।
युग निर्माण योजना के केंद्र गायत्री तपोभूमि मथुरा से यह प्रवृत्ति छोटे रूप में आरंभ हुई और व्यक्ति, परिवार और समाज के नवनिर्माण के लिए स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की अभिनव रचना के लिए सस्ती ट्रैक माला की सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। 20 पैसा रोज निकालने वाले इन्हें मांगते हैं और अपने संपर्क क्षेत्र में इन्हें पढ़ाते हैं। पुस्तक विक्रेता इन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि बिक्री भी कम और लाभ भी कम हो तो कोई दुकानदार क्यों इस झंझट में पड़े। अपनी विक्रय व्यवस्था घरेलू ज्ञान मंदिरों के माध्यम से है। हाथ से धकेली जाने वाली छोटी गाड़ियों में गतिशील रहने वाले चल पुस्तकालयों की योजना भी इस साहित्य के लिए अभिरुचि तथा क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। प्रयोग छोटा है क्योंकि अपने साधन छोटे हैं, पर तरीका यही है। नवनिर्माण के लिए उपयुक्त साहित्य का सृजन और प्रसारण इन्हीं तरीकों से होगा। अभी इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। अनेक विषयों के माध्यम से लोक रुचि को आदर्शवादिता की ओर मोड़ने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं की जरूरत है। अनेक भाषाओं में अनेक विषयों की उत्कृष्टता का समावेश करने वाला साहित्य छपना चाहिए और विक्रय का व्यापक तंत्र खड़ा किया जाना चाहिए। पूंजी के अभाव में राष्ट्र की यह महत्व आवश्यकता आज तो एक प्रकार से रुकी ही पड़ी है, पर आशा की जा सकती है कि भविष्य में प्रकाश की किरणें भी कहीं से उदय होगी और इस कुरुचिपूर्ण साहित्य की प्रतिद्वंदिता हम समग्र नवनिर्माण के अति महत्वपूर्ण साहित्य का सृजन करके जनमानस का कायाकल्प कर सकने में समर्थ होंगे। ऐसे ही प्रयत्न और लोग कर रहे हैं। अपना तो मार्गदर्शक प्रयोग हैं। कविता, गायन, संगीत, वाद्य और अभिनय के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। अब समय बदल रहा है। कितनी उच्च स्तरीय फिल्में कुरुचिपूर्ण और बदनाम फिल्मों से भी अधिक सफल सिद्ध हो रही हैं। इससे आभास मिलता है कि कुरुचि के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया होने वाली है और अगले दिनों सुरुचिपूर्ण कला को उचित स्थान और सम्मान मिलने वाला है। हम सहयोग समितियों के माध्यम से अथवा किन्हीं साधन संपन्न व्यक्तियों को नवनिर्माण की आवश्यकता पूर्ण कर सकने वाली फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहन देकर युग की आवश्यकता पूरी कर सकने वाली फिल्में बनाने वाला एक तंत्र खड़ा कर सके तो निश्चय ही उससे आशाजनक परिणाम निकलेगा। आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार के उद्योगों में कोई घाटा होने वाला नहीं है। लोगों को भय अगले दिनों सर्वथा निर्मूल सिद्ध होगा कि आदर्शवाद को सुनने देखने वाला कोई नहीं। वस्तुतः कुत्सा भरी कला के विरुद्ध अब घृणा इतनी गहरी हो चली है कि यदि कोई उत्कृष्ट कला उत्कृष्ट निर्देशन में प्रस्तुत की जाए तो उस पर जनता टूट पड़ेगी। आवश्यकता केवल साहस और पूंजी एकत्रित करने की है। घिनौना समझा जाने वाला आज का सिनेमा कल भावनात्मक नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। आजकल फिल्मों की लागत महंगे नटियों के तथा निर्माण कार्य में अंधाधुंध साज सज्जा करने के कारण बहुत महंगी पड़ती हैं। कुशलता के साथ यदि उन्हें बनाया जाए तो वे चौथाई लागत में बन सकती हैं। मठाधीश कलाकारों को छोड़कर सेवाभावी और आदर्शवादी नए पात्रों की मांग की जाए तो इस क्षेत्र में स्वयंसेवक की तरह अपने को खपा देने वाली कितनी ही ऐसी प्रतिभाएं सामने आ सकती हैं जिनके कर्तव्य दर्शकों को चकित करके रख दें।
लाउड स्पीकरों पर बजने वाले रिकॉर्ड राष्ट्र की एक महती आवश्यकता पूर्ण करेंगे। ग्रामोफोन तो अस्त हो गया, पर लाउड स्पीकरों के लिए आज भी उनकी जरूरत है। रेडियो स्टेशनों में भी रिकॉर्ड बजाए जाते हैं, पर अभी जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनमें 10-5 ही ऐसे मिलेंगे जो जन जागरण का प्रयोजन पूरा करते हों। शेष तो उसी लकीर को पीटते हैं जिस पर कला का हर घोड़ा दौड़ लगा रहा है। एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जा सकता है जो प्रेरणाप्रद और दिशा दर्शक रिकॉर्ड बनाएं और उन्हें बाजार में खपाएं। सहयोग समितियों तथा व्यक्तिगत उद्योग के रूप में जैसे भी यह कार्य किया जाए, पूंजी पूर्ण सुरक्षित रहेगी और लोक मंगल का प्रयोजन भी पूरा होगा। फिल्म और रिकॉर्डों का निर्माण युग परिवर्तन का प्रयोजन पूरा करने में एक सीमा तक बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि व्यवहार कुशल लोगों का ध्यान इस ओर चला जाए तो आर्थिक लाभ भी मिलेगा और समाज की महत्ती सेवा भी होगी। घाटे की तो कोई संभावना है ही नहीं। धनी व्यक्तियों को यदि इधर बढ़ाने का साहस न हो तो लिमिटेड कंपनी या सहयोग सीमित का कोई कुशाग्र व्यक्ति गठन कर सकता है और उस आधार पर भी यह गाड़ी आगे बढ़ सकती है। यही बात चित्रों के संबंध में है। महापुरुषों के धार्मिक मार्मिक घटनाओं के सौजन्यतापूर्ण अभिव्यक्ति के चित्रों की इतनी तो खपत हो ही सकती है कि कुरुचिपूर्ण तस्वीर बनाने बेचने वालों की तुलना में एक उद्योग जीवित रह सके। विभिन्न स्तर की आवश्यकताएं पूर्ण करने वाले आदर्श विकल्प प्रस्तुत करके भी चित्रों द्वारा की जाने वाली सुसज्जा को स्थानापन्न प्रतिद्वंदी आधार प्रस्तुत किया जा सकता है। युग निर्माण योजना ने ऐसा कुछ हल्का सा आयोजन आरंभ भी किया है। शहरी क्षेत्र तो सिनेमा ने जकड़ लिया, फिर भी जीवित अभिनय की संभावना अभी सर्वथा मृत नहीं हुई है। सजीव पात्रों के व्यक्तित्व, कंठ तथा सानिध्य में जो आकर्षण है वह सदा बना रहेगा। यदि सजीव अभिनय की आज की परिस्थिति एवं सुसज्जा के साथ पुनः सक्रिय किया जा सके तो उसका भी स्वागत होगा। मथुरा क्षेत्र में लगभग 100 रास मंडलियां हैं और उनमें 10-15 से कम की कोई टोली नहीं होती। लगभग 1000-1500 व्यक्ति केवल रास लीला को 100 वर्ष पुराने ढंग ढर्रे पर अपने अभिनय क्रम को चलाते हुए आजीविका कमा रहे हैं। उसकी मांग सदा देश के विभिन्न प्रांतों में बनी रहती है। यही ठीक है कि उनके पीछे कृष्ण भगवान की लीला देखने की एक धार्मिक प्रवृत्ति भी जुड़ी रहती है, पर यह भी स्पष्ट है कि संगीत वाद्य अभिनय का आकर्षण भी कम नहीं है। एकाकी कृष्ण लीला को ही आकर्षण माने और संगीत अभिनय रहित उसे बना दें तो उसका आकर्षण कदाचित ही स्थिर रह सके। कला का नाटक और अभिनय वाला पहलू काफी आकर्षक है। इसे सुयोग्य और सधे हुए हाथ अपने ढंग से सजाएं, संभालें और बदलें तो 80% देहांतों में बसे हुए भारत को जहां एक स्वस्थ मनोरंजन मिल सकता है, वहां लोकमानस की दिशाएं बदलने का क्रांतिकारी उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। पूरे नाटक, एकांकी नाटक, नृत्य नाटिका, कवि दरबार, छाया अभिनय आदि अनेक एक से अधिक आधार ढूंढे जा सकते हैं और उन्हें टेप रिकॉर्डर में भरी हुई दूसरों की अधिक सुंदर स्वर लहरियों तथा वाद्य विशेषता के साथ जोड़कर और भी अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। इस प्रकार संगीत, वाद्य और अभिनय की त्रिवेणी मिलाकर जन भावनाओं को लहराने
और ऊंचा उठाने का प्रकाश दिया जा सकता है। इस सरंजाम के साथ मनुष्य को वर्तमान अवांछनीयता के दुष्परिणामों से परिचित कराने और उनके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सहज ही उत्तेजित किया जा सकता है। आवश्यकता एक ऐसे कला केंद्र की है जो संगीत, वाद्य और अभिनय की त्रिवेणी को तीर्थराज बनाकर व्यक्ति और समाज के पाप तापों को धोने के लिए अथक काम कर सके। समुचित प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर आशाजनक परिणाम उत्पन्न कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता उपयुक्त छात्रों को प्रशिक्षित करने की है और यह काम कोई साधन संपन्न विद्यालय ही कर सकता है। इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि अपने परिवार की कला प्रवृत्ति एक केंद्र पर इकट्ठी हो। जिनके कंठ स्वर मीठे हैं, उन्हें अपने उस प्रतिभा को राष्ट्र माता के लिए अर्पित करना चाहिए। जिनको वाद्य बजाने में प्रवीणता है, उन्हें अपनी क्षमता लोक मंगल के लिए भेंट चढ़ानी चाहिए। नृत्य, अभिनय के उपयुक्त लचक और कोमलता जिनमें है, वे भी उस विशेषता से विश्व मानव को लाभान्वित करने का संकल्प करें। ऐसी विभूतियां शांति कुंज हरिद्वार में इकट्ठी हो सकती हैं और उनके प्रशिक्षण का प्रबंध किया जा सकता है। विभिन्न स्तर के प्रदर्शनों के लिए मंडलियां गठित की जा सकती हैं और उन्हें समय समय पर देश भर में चलते रहने वाले युग निर्माण सम्मेलनों के साथ जोड़ा जा सकता है। अलग से भी उसकी मांग हो सकती है। इस प्रकार कलाकारों का एक बहुत बड़ा संघ खड़ा हो सकता है, जो बौद्ध संघों की तरह कला के माध्यम से जन जागरण का महान प्रयोजन पूरा करने में जुटा रहे। यह उपलब्धि मनोरंजन मात्र नहीं है। यदि उसे भावनात्मक बनाया जा सके तो क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया जा सकता है। पार्ट 21 समाप्त।